Hello dear students, good morning and assalamu alaikum to all of you. Dear students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear students, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं पूरे बिहार के बच्चे 12 जो एग्ज़ाम देंगे ये बार 2022 और 23 सेशन के, तो 15 फेब से लगभग एग्ज़ाम है। तो सारे पूरे बिहार के बच्चों के लिए एक खुशखबरी जो मैं लेकर के आया हूँ। अभी एक सीरीज़ चलने वाला है जो एग्ज़ाम कैप्सूल के नाम से चलने वाला है डियर स्टूडेंट। तो 12 का जो जिन बच्चों का इंग्लिश है 100 मार्क्स का, बस अब कितना दिन 35 से 40 दिन रह गया है एग्जामिनेशन में। मैं इसी बीच में यानी 15 से 20 दिन के अंदर मैं इतनी चीज़ों को दे दूंगा, सारे बच्चे रिवीजन कर लेना। मोर देन 95 परसेंटेज मार्क्स इन इंग्लिश यू विल ईजीली गेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इसलिए डियर स्टूडेंट मैं इस पर आऊँ, मैं बताऊँ उसके डिटेल से कि ये कोर्स क्या है। उससे पहले मैं एक शेर सारे बच्चों से अर्ज़ करता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। डियर स्टूडेंट, जैसा कि भारी तादाद में बच्चे पिछले 2 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी 12 का कोर्स यानी 12 का 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है रेम्बो किताब जो है 12 के लिए, तो उसी को लेकर के मैं आया हूं बच्चों। लगभग 20 से 25 वीडियोस लगातार आएंगे, 2-3 वीडियो में डालते रहूंगा फटाफट। और इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं, मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। तो आप सबसे पहले समझें कि ये कोर्स क्या है। तो मात्र 15 से 20 क्लास चलेगा और इसमें 25 से 30 वीडियो में फिनिश कर दूंगा। 2-3 वीडियो प्रत्येक रोज आप लोग देखना सारे बच्चे। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर 12th एग्जामिनेशन विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आउट। तो डियर स्टूडेंट मैं बता दूं सबसे पहले कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल। और अभी जो मैं बच्चों का भारी तादाद में बच्चे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों के भूख को बुझाने के लिए मैं एकदम पूरे जोश और जज्बा के साथ आया हूं। और इस जो कोर्स ये चल रहा है 12th का कोर्स बच्चे, तो इसका नाम होगा एग्जाम कैप्सूल। देखो नाम को सुनो, एग्जाम कैप्सूल। ये कैप्सूल को कायदे से इस्तेमाल कर लो, फिर तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं ऑटोमेटिकली विल गेट डिलीटेड। तो बच्चे तो याद रखना हमेशा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल। और एग्जाम कैप्सूल जो है ये जो सीरीज चल रहा है, सीरीज का नाम है एग्जाम कैप्सूल। क्या नाम है? एग्जाम कैप्सूल। सारे बच्चे याद रखना, एग्जाम कैप्सूल इंग्लिश 2023 यानी जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 15 फेब से लगभग 12th का, तो उसी के लिए। और ये वीडियो जो है ये एग्ज़ाम कैप्सूल इंग्लिश 23 में बच्चे, ये वीडियो आज का वीडियो जो होगा ये फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट क्लास होगा इस सीरीज़ में। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम चाहते हैं, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं और इतना मुख्तसर वक्त में मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा, एकदम बिल्कुल कंप्लीट 12th का कोर्स को मैं फिनिश कर दूँगा 15 से 20 क्लास के अंदर में, ठीक है। तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले मैं बुक पोर्शन, आप पूरी बुक को पढ़ाना तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू विद इन वेरी शॉर्ट डेज। इतना कम वक्त में सारी चीज़ों को तो मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो पिछले 12 साल से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 12 के बच्चों को इंग्लिश, तो अपनी तजुर्बात के बुनियाद पर तो ग्रामर सेक्शन से तुमको क्या पूछा जाएगा, बुक पोर्शन से तुमको क्या पूछा जाएगा, फिर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एक छोटी सी किताब है पतली सी द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे क्या सवालात बन सकते हैं, तो सारे निचोड़ में दूंगा। और अपनी तजुर्बात के बुनियाद पे कह रहा हूँ पूरा 100% गारंटी के साथ कि जितना मैं बता रहा हूँ इतना को तुम कर लो। मोर देन 95% मार्क्स आ जाएगा। नहीं अगर 95% यानी आउट ऑफ 100 में अगर 95 मार्क्स अगर तुम नहीं लाते हो तो 90 मार्क्स तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला है। सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू बिलीव इन मी ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट माई career of teaching. I am just giving you guarantee that कि each and every student with full punctuality try to watch all the videos and try to write down these all the things। सारी चीज़ों को लिख लेना और याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, एग्जाम देने के लिए चले जाना, शेर की तरह मैदान से आओगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखो रेम्बो जो बुक है तुम लोगों का, रेम्बो जो लगभग 35 से 40 मार्क्स का किताब से पूछता है बच्चे, ये बात याद रखना। रेम्बो किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो उसमें क्या है कि प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है। सारे बच्चे जान रहे हो प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन में 11 प्रोज है और पोएट्री सेक्शन में जो 10, 11, 12 जितना पोएट्री है। तो इसमें से क्या है कि हम लोग अपने तजुर्बात के बुनियाद पे कि क्या पूछेगा जो हमारे टीम ने तैयार किया है, और फिर हम अपने तजुर्बात के बिना पर ये जो बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैं 3 से 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रोज सेक्शन को देखूंगा और जाकर के फिर 3 से 4
पोइट्री सेक्शन का। तो इसमें से क्योंकि जो पोएम है या प्रोज है इसका समरी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कभी 6 मार्क्स का आ जाता है, कभी 8 मार्क्स का आ जाता है, कभी 5 मार्क्स का आ जाता है। तो सबसे पहले हम टच कर रहे हैं आज के वीडियो में बच्चे कि प्रोज सेक्शन से जो पहला प्रोज है तुम लोगों का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय गांधी जी। तो ठीक है, तो मैं आज इस पर बात करता हूं, फिर मैं कल दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पे। तो पहले अभी क्या है बच्चे की समरी जो पूछा जाएगा, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहला वीडियो में आज की मैं सबका पोइट्री सेक्शन से भी प्रोज सेक्शन से भी एक एक करके मैं पहले समरी बता देता हूं, इंडियन सिविलाइजेशन का सेंट्रल आइडियाज क्या है, क्या मैसेज है, क्या गांधी जी कहना चाह रहे हैं। तो उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों के लिए इतना सहूलत आजकल एग्जाम में हो गया कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उसमें से 50 का ही आंसर देना है। आप यानी आउट ऑफ 100 आपको जो जो आता है आप सेलेक्ट करके 50 का आंसर ही दीजिए। तो मैं बाद में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद फिर द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं कि समरी सेक्शन से जो 2 समरी पूछा जाएगा, यानी 3-4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन दिया हुआ रहेगा, भारत इज माई होम दिया हुआ रहेगा, आई हैव अ ड्रीम दिया हुआ रहेगा। उसमें से एक लिखना है प्रोज सेक्शन से और एक लिखना है पोएट्री सेक्शन से। तो इस तरीके से 2 समरी, यानी एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे किस पर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से एकदम बिल्कुल। जब जितनी बातों को मैं बता रहा हूं बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी बातों को अपने दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बांध लो। एग्जामिनेशन दे करके आ जाना, फिर बोलना कि क्या 15-20 क्लास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 वीडियो होंगे बच्चे। अब तुम सोचना कि क्या जादुई अंदाज था। तो याद रखना बच्चे, कुछ भी नहीं देखना है इसमें, देखना क्या है, चुटकी में बिल्कुल हो जाएगा। देखो क्या कि सबसे पहले इसको लिखा है कौन, इंडियन सिविलाइजेशन। क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन कैसे पूछेगा पहले देख लो कि राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या फिर इसमें इसके जगह में दे देगा भारत इज माई होम, या फिर दे देगा आई हैव अ ड्रीम, या फिर दे देगा इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे ऑप्शन में तो 3-4 रहेंगे, लेकिन चूंकि आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का करा रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि राइट द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। मान लो कि 3 ऑप्शन रहेगा उसमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो इसका समरी लिखना है। तो सबसे पहले ये जानो बच्चे कि लिखा है कौन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखे हैं कौन, गांधी जी लिखे हैं। कौन, महात्मा गांधी। तो अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना है हमको। महात्मा गांधी कैसे लीडर थे, क्या थे वो, क्या थे, कब आए थे, कब पढ़े थे, ये सारी चीज, कब उनकी पैदाइश हुई थी, कब उनकी मौत हुई थी, कौन कौन मेजर वर्क्स है उनका, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव में मैं बताऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि उनकी किताब जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, यंग इंडिया है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम है, ये सब किताबें उनकी है। फिर उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी मौत कब हुई, तो ये सारी चीज़ों को मतलब कि देखना है हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में। लेकिन गांधी जी के बारे में इतना जानो बच्चों, गांधी जी ऐसे वैसे आदमी थे नहीं। और याद रखना, तुम लोग सारे बच्चे शायद नहीं जानते हैं, गांधी जी की अंग्रेजी इतनी स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी थी कि इनकी राइटिंग को ब्रिटिश के राइटिंग से मैच करने पर फर्क नहीं कर पाता है कि कोई अंग्रेज लिखा है या फिर कोई इंडियन लिखा है। तो ये गांधी जी थे। इसके अलावा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन एक क्लास में हो नहीं सकता। गांधी जी के बारे में बात करने के लिए 1-2 घंटा वक्त चाहिए, लेकिन सिंपली इतना जानो, ये इतने महान और अजीम शख्सियत गांधी जी की थी। और ये गांधी जी के बारे में आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट कहा, क्या कहा बच्चे, आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने कहा कि जनरेशंस टू कम विल स्कार्सली बिलीव दैट सच अ लीन एंड थीन पर्सनैलिटी हाउ लेड दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट, कि ये हिंदी में मैं इसको बताऊं बच्चे कि आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने गांधी जी के बारे में कहा कि जनरेशंस टू कम विल स्कार्सली बिलीव, आने वाले जो जनरेशन, नई नस्लें होंगी इंडिया की या फिर वर्ल्ड की जो नस्लें होंगी, तो गांधी जी का जब तस्वीर देखेंगे, इतना लीन एंड थीन पर्सनैलिटी, इतने दुबले पतले आदमी, हड्डी दिखाई पड़ रहा था, हाथ में एक लाठी लिए हुए, एक धोती पहने हुए, और इतना दुबला पतला आदमी कैसे लार्जेस्ट, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे राइट नाउ, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क है। कहा कि इतना बड़ा प्रजातांत्रिक मुल्क को एक दुबला पतला आदमी हाथ में लाठी लिए हुए और धोती पहने हुए, ठीक है, कैसे इसको अंग्रेजों के चंगुल से आजादी दिला दिया भारत को। तो आने वाले जनरेशन जब इसकी तस्वीर को देखेंगे, यानी गांधी की तस्वीर को देखेंगे और इतने बड़े कारनामे को देखेंगे, तो आने वाले जनरेशन को यकीन ही नहीं होगा, वो यकीन नहीं करेंगे कि गांधी जी ऐसा काम किए थे। तो ये आइंस्टीन जैसा आदमी कह रहा है बच्चे इनकी तारीफ में कि जनरेशंस टू कम विल स्कार्सली बिलीव दैट सच अ लीन एंड थिन पर्सनैलिटी हाउ लेड दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये गांधी जी थे बच्चे, ठीक है ना। अब गांधी जी क्या है कि गांधी जी तो
इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री इंग्लैंड से किए थे गांधी जी। तो बैरिस्ट्री करने के पश्चात फिर वो इंडिया आते हैं, इंडिया से फिर साउथ अफ्रीका जाते हैं कुछ दिनों के लिए। साउथ अफ्रीका में गांधी जी आंधी मचाते हैं, वहाँ से फिर भारत आते हैं और भारत में आकर के फिर इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो एक्टिवली आकर के सबसे पहले 1 साल तक दौरा किए, चारों तरफ सिचुएशन को समझे, और सिचुएशन को जब समझने के बाद अपने आप को ही हिमसेल्फ डेडिकेटेड हिज कंप्लीट लाइफ इन द फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए अपने आप को लगा दिया और फिर आकर के सबसे पहले अपना सत्याग्रह चालू करता है बिहार की सरजमीन पर आकर के, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका से गांधी जी 1915 में आते हैं और आकर के 1-1.5 साल में पूरा भारत का दौरा करके मतलब कि सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, और सिचुएशन को समझने के पश्चात सबसे पहला वो सत्याग्रह अपना एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो बिहार की धरती से, कहाँ से, चंपारण से। 1917 में चंपारण आंदोलन पढ़ोगे आप लोग तो बच्चे, ये गांधी जी थे। और गांधी जी की जब राइटिंग्स को पढ़ोगे, उसकी सोच और ख्याल को देखोगे तो कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि ये ज्यादातर कहीं दिख रहे हैं ये मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, और कभी कभी तुमको लगेगा कि पॉलिटिशियन यानी ये जो नेता हैं या फिर राजनीतिज्ञ हैं ये कम लगते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो लगते हैं कि देखने में या उनकी राइटिंग से, उनकी कारनामे से लगते हैं कि ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। ये तो लगते हैं कि कभी कभी वो स्पिरिचुअल ज्यादा दिखते हैं और पॉलिटिशियन कम देखते हैं। और उनकी पर्सनल लाइफ को जब पढ़ोगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो उसमें देखोगे बच्चे कि वो किस किस ख्यालात को पेश किए हैं। तो ये इन सारी उनकी राइटिंग्स को पढ़ने के बाद, उनके कारनामों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो स्पिरिचुअल लीडर, ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। और कंपैरेटिवली अगर बात करें, पॉलिटिशियन ज्यादा थे या फिर स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, तो कंपैरेटिवली लगता है कि ये स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, पॉलिटिशियन कम थे। लेकिन बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस आदमी थे कि इतने इतने अफलातून हिंदुस्तान में उस वक्त इतने इतने पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन उसके बीच में जाकर के गांधी जी ने ऐसा आंधी मचाया कि उसके मद्दे मुकाबिल का कोई नहीं आ सका। और उसकी तारीफ में मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि ये गांधी जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं भारतीय इतिहास से। तो ये गांधी थे बच्चे। तो ये गांधी का थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, सबसे पहले बच्चा समझो कि सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल, क्योंकि तुम यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ 12th, तो तुम्हारा लेवल अभी तो उतना हाई फाई नहीं गया है कि मैं कल्चर और सिविलाइजेशन पर 1 घंटा लेक्चर दूं। सिंपली समझ जाओ कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है। कल्चर क्या है बच्चे, हर जगह का कल्चर। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ शादी ब्याह में किस तरह का रस्म निभाए जाते हैं, ठीक है। बेटी जब जाती है अपने ससुराल जाती है तो वो जाते वक्त थोड़ा रोती है, ठीक है। या फिर दीगर तरह के रसूम हमारे यहाँ है, रस्म और रिवाज हमारे यहाँ है। तो क्या है कि हर जगह, जैसे कि आप कहीं शादी ब्याह में जाओगे तो लड़कियां गीत गाती हैं, तो ये वहाँ का क्या है बच्चे, कल्चर है, रस्म है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रस्म यानी कल्चर जो होता है मुख्तलिफ जगह का अलग अलग हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि शहर का कल्चर कुछ और हो, देहात का कल्चर कुछ और हो, दिल्ली का कल्चर कुछ और हो, पटना का कल्चर कुछ और हो, कलकत्ता का कल्चर कुछ और हो, साउथ इंडियन का कल्चर कुछ और हो। तो कल्चर जगह ब जगह यानी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट गेट्स वेरिएटेड, यानी जगह जगह कल्चर बदल जाता है। लेकिन जब कोई एक कल्चर इतना डोमिनेटिंग हुआ, इतना डोमिनेट किया समाज में, इतना अपना वर्चस्व को इख्तियार किया कि धीरे धीरे वो अपना विरहत आकार धारण करना चालू कर दिया। जब कोई कल्चर बड़े स्तर पर जाकर के छा जाता है, यानी वो अपना आकार को बड़ा कर लेता है, ठीक है, और डोमिनेटिंग बन जाता है किसी मुल्क के लिए या फिर किसी एरिया के लिए, एरिया तो मत कहो, किसी मतलब बहुत बड़े प्रांत के लिए, ठीक है। तो फिर वहां पर बच्चे ये कल्चर बन के चला जाता है, बन जाता है वो क्या, सिविलाइजेशन बन जाता है, वो सभ्यता बन जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता तुम लोग पढ़े होगे, तो सिंधु घाटी संस्कृति नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इस चीज पर मतलब क्या कहते हैं, गांधी जी लिखा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, मैं क्या गांधी जी के हैं बच्चे, याद रखना तुम लोग सारे बच्चे, ओरिजिनल टेक्स्ट में बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि ओरिजिनल टेक्स्ट को एक मरतबा पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग गिवन बाई गांधी जी, ठीक है। गांधी जी उसमें कहे हैं, उसको मतलब को समझने की कोशिश। अगर उतना वक्त नहीं है बच्चे तो एग्जाम दे करके फिर उस किताब को कायदे से एक बार पढ़ना, बड़ी जबरदस्त चीज है ये सब चीज हम
लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे, लेकिन अभी बच्चा 12 में पढ़ता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मैं एकदम बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ, गौर से समझना क्या है। अभी तक जितनी बात की वो गांधी जी के बारे में बताया। अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में है क्या चीज बच्चे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या है कि दरअसल गांधी जी चूंकि लंदन में भी पढ़े थे, इंडिया के तो थे ही, ये इंडिया का कल्चर से वो वाकिफ थे। वहां पर गया, कहां पे, लंदन गया, जो लंदन का कल्चर देखा, वहां का रहन सहन, वहां का रीति रिवाज देखा, और कुछ चीज गांधी जी को ऐसा लगा कि ये खत्मलाल कल्चर है। वहां की कल्चर लगा कि बिल्कुल ये इंसानियत को खत्म कर देगा, यानी शर्म नाम की कोई चीज नहीं वेस्टर्न को। और जिस चीज को अल्लामा इकबाल भी इससे पहले, मतलब कि जब इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है अल्लामा इकबाल, उन्होंने भी इंग्लैंड जब गया था तो वहां की कल्चर को देखा था, तो उन्होंने कहा था एक शेर के अंदाज में कि तुम्हारी तहजीब अपनी खंजर से खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपनी खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना होगा वो नापायदार होगा। तो गांधी जी तो इन चीजों को समझते थे, खुद गांधी जी उर्दू जानते थे कायदे से, ठीक है। तो गांधी जी जब सारी कल्चर को वहां पर देखा, तो वहां का कल्चर को देखा गांधी, और इंडिया का कल्चर से ये वाकिफ था, तो दोनों कल्चर को गांधी जी कंपैरेटिवली स्टडी किया, और स्टडी करके मतलब कि ये प्रूफ कर दिया पूरे कल्चर के अंदर, पूरे वहां का कल्चर यहाँ का कल्चर को प्रूफ किया, और प्रूफ करके कहा, क्या कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन कल्चर इज द सुपीरियर कल्चर इन द वर्ल्ड, यानी कंपेयरिंग बिटवीन, यानी देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न कल्चर एंड ईस्टर्न कल्चर। जस्ट आफ्टर डूइंग कंपैरिजन, गांधी जी डायरेक्टली सेड दैट कि देयर इज नो नेसेसिटी लर्न फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, यू ईच एंड एवरी इंडियंस आर रिक्वेस्टेड टू स्टिच योरसेल्फ to the culture of India as a suckling baby clings to the breast of the mother। कहा कि हम भारतीय इतना खूबसूरत कल्चर है कि हम भारतीयों को अपने कल्चर से ऐसे ही चिपक जाना चाहिए जैसे दूध पीता हुआ बच्चा अपना माँ की छाती से चिपक जाता है। तो इंडियन वासियों को मतलब कि ये पैगाम दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको यूरोपियन कल्चर सीखने के लिए। लेकिन आज अगर गांधी जी आज के दौर में होते तो वो नज़ारे को देख करके वो पता नहीं आंख बंद कर लिए होते, और फिर वो आंख बंद करके रास्ते में चलते। पूरा यूरोपियन कल्चर हमारी कंट्री में आ गया है, इतना खूबसूरत कल्चर था हमारा। और गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, फर्स्ट कल्चर इन द वर्ल्ड टू टीच द लेसन ऑफ सिविलाइजेशन टू होल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी इंडियंस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फॉलो एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, ओनली द बेस्ट थिंग विच मस्ट बी imitated, which must be followed, that would be based upon humanity, that thing must be taken, but the culture of European culture mustn't be followed or mustn't be imitated by Indians। यानी यूरोपियन कल्चर को हम भारतीयों को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं होनी चाहिए। तो ये किया। उसके बाद फिर बच्चे आगे चल करके गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी कहा कि वेस्टर्न कल्चर में एक धारणा बन चुका है कि दे ओनली रन आफ्टर मेटेरियलिटी, दे रन ओनली आफ्टर मेटेरियलिटी, वो सिर्फ धन दौलत के पीछे भागता है, दुनिया हाय फाय ये दो। लेकिन भारतीय सभ्यता ऐसा है कि भारतीय सभ्यता कहता है कि ठीक है दौलत के पीछे भागेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता गांधी जी कहते हैं कि वी मस्ट रन आफ्टर, बिकॉज इंडियन कल्चर और द पीपल ऑफ इंडिया आवर एंसेस्टर्स रेन आफ्टर स्पिरिचुअलिटी, हम आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा भागते हैं। वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम ईश्वर की या खुदा की, अल्लाह की वजूद पर यकीन रखते हैं, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो यकीन नहीं रखता है। मतलब दे आर गॉडलेस, वी आर द पर्सनैलिटी हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये एक बात ये कहे कि स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इस मेटेरियलिटी के पीछे भागते हैं, ईस्टर्न कल्चर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा रहन सहन है, हमारा सोच है, हमारा दिमाग है, मेरा विजन है, तो ये क्या है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा भागते हैं। और वेस्टर्न कल्चर को कहा कि वो खत्मलाल एकदम करप्टेड कल्चर है, हमारा कल्चर बेस्ट है, इसीलिए ईच एंड एवरी इंडियन को इंडियन कल्चर को मतलब हमेशा हमेशा के लिए इंडियन कल्चर से चिपके हुए रहना चाहिए। उसके बाद फिर आगे गांधी जी ऐसे को गौर से पढ़ोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या फिलोसफी रख दिए हैं। एक जगह उन्होंने क्या कहा कि माइंड इज जस्ट लाइक अ रेस बट द मोर इट हैज द मोर इट वांट्स। ये लाइन पूछेगा बच्चे, ठीक है, मैं इसको लिखाऊंगा कि माइंड इज जस्ट लाइक अ रेस्टलेस बट द मोर इट हैज द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कहा कि इंसानी दिमाग जो है आज एक बेचैन चिड़िया के मानिंद है, कितनों दौलत उसको हो जाए, कितनों दौलत हो जाए, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये कहाँ से सीखे हम लोगों ने? वेस्टर्न कल्चर से सीखा। फिर एक जगह गांधी जी कहते हैं कि एक इंसान है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस आर मोरालिटी आर
कन्वर्टिबल टर्म्स। क्या कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एक इंसान, कोई एक इंसान हो, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और उस इंसान के अंदर में क्या हो, एक अखलाक, नैतिकता भी हो, तो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार अपने ड्यूटी के प्रति वफादार और फिर अपने नैतिकता के प्रति यानी नैतिकता को अपनाने वाला। कहा कि ये दो क्वालिटी किसी इंसान के अंदर में आ जाता है तो वो इनकलाब बर्पा कर देता है दुनिया के अंदर में। तो गांधी जी कहीं पर देखोगे कि इंसानी सोच का बात कर रहा है, कभी नैतिकता का बात कर रहा है, अपना हमारा नैतिकता कैसा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को बात करके फिर गांधी जी कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर ने जो हमें बताया था कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर की लंबाई हो, तो ये हम क्यों भूल जा रहे हैं। फिर गांधी जी कहा, किसी जगह कहा कि ठीक है कि फिजिकल हार्मनी जो होता है, हमारे बॉडी, हमको आराम करना चाहिए। तो कहा क्या क्या फिजिकल हार्मनी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट अ सर्टेन लेवल, एक लेवल तक, लेकिन अबव द सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। हमें आराम करनी चाहिए लेकिन इतनी भी गधा की तरह नहीं सो करके रहना चाहिए जो ना वो आराम हमारे लिए हराम बन जाए। तो इस तरह की कहीं पर लगते हैं गांधी जी फिलोसॉफिकल टॉकिंग कर रहे हैं, और कभी देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का एकदम बखिया उखेर रहे हैं, और कभी नैतिकता की बात करते हैं कि हम भारतीयों को कैसे होना चाहिए। फिर अंत में कहते हैं कि आवर कल्चर इज द सुपेरियर कल्चर एमंग ऑल द कल्चर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज each and every Indian must killing to the culture of ours, because if you don't follow these types of thing, if you just start imitating others culture, तो automatically you will lose yourself। तो ये गांधी जी का सेंट्रल मैसेज है बच्चे, किसमें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। इतनी बातों को याद रखना। अब जो मैं जितनी बातों को बोला हूँ उसको निचोड़ता है यानी सिंपल, क्योंकि 12th के बच्चे हो और फिर बिहार के बच्चे हो माशाअल्लाह, तो हमको मतलब कि सिंपल इंग्लिश में इसको लिख दिया हूँ। इतनी चीज़ों को याद रखना बच्चे, सारे बच्चे, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं बच्चे, जो मार्केट में गैस पेपर्स आ रहे हैं बहुत सारे पब्लिकेशन का, पता नहीं यार कैसे लिखते हैं वो लोग। बहुत सारे टीचर्स का नोट्स हमने देखा, वो पैराग्राफ चेंज करना नहीं जानते। तुम्हारी कॉपी को बच्चे याद रखना कि प्रोफेसर हजरात चेक करते हैं, वो अंग्रेजी से पीएचडी होते हैं, एमए किए हुए होते हैं, तुम्हारा लाइन को देखता है, स्टाइल ऑफ वे ऑफ राइटिंग को देखता है, और जो तुम प्रस्तुत किए हो, जो समरी लिख रहे हो, उसमें लिटरेरीनेस है या नहीं, साहित्य पना लगता है कि नहीं, झलकता है कि नहीं। क्योंकि बच्चे तुम्हारा आंसर है ना, तुम्हारी बोलती हुई तस्वीर होनी चाहिए। इन चीजों से किसी भी मार्केट गाइड जितने भी बुक हैं आते हैं या गैस पेपर वगैरह आता है, बिल्कुल बच्चे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उससे बिल्कुल दूर रहना, परहेज करना। बिल्कुल तुमको मिसलीड कर देगा, ठीक है। और कुछ टीचर हजरात के भी मतलब क्या कहते हैं, नोट्स क्या लिखते हैं, ओरिजिनल क्या, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दैट वेरी एसे बाय गांधी जी, तो दैट सेंट्रल आइडिया मस्ट बी हाईलाइटेड, और एग्जामिनर यही देखेगा बच्चे। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इन चीजों को जितनी मैं बताते हूं एकदम इसमें लगेगा कि लिटरेरी नेस भरा हुआ है, एकदम लगेगा कि एक लिटरेचर का बच्चा लिखा है। तो इतनी को याद कर लेना, इट विल बी मोर देन इनफ। तो चलो बच्चे आते हैं हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर। सबसे पहले चूंकि देखो इसको कौन लिखा है, गांधी जी लिखा है। पहले 2-3 लाइन में गांधी जी के बारे में लिखो, फिर उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन में क्या कहा गया है उस चीज को फिर लिखो दूसरे पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में लिखो कि भाई ये जो है इससे हमें क्या सबक मिलता है, या फिर इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3 पैराग्राफ में समरी लिखना चाहिए। इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, इस चीज को फॉलो करना बच्चे। अगर ये 8 मार्क्स का पूछेगा तो याद रखना कि एग्जामिनर मजबूर होकर के 8 में से 8 मार्क्स देगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ठीक है, तो समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो गौर से देखोगे सारे बच्चे, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको ये लाइन लिखना है बच्चे। देखो क्या कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एपिग्रामेटिक। देखो यहाँ पर ये लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसको हटा के थोड़ा लिखा हूं, गौर से समझना कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एपिग्रामेटिक। स्पेलिंग देखना बच्चे गौर से, स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं करना। एपिग्रामेटिक, EPIGRAMATIC, एपिग्रामेटिक एसे, ब्यूटीफुल एंड एपिग्रामेटिक एसे रिटन बाय गांधी जी, यानी गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया है। याद रखना बच्चे, ये स्पीच नहीं है, ये क्या है, स्पीच नहीं है, एसे है गांधी जी का, ठीक है। तो एसे और स्पीच में अंतर होता है। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो पहले इसको समझो बच्चे कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत तो खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ऐसे एपिग्रामेटिक है, एपिग्रामेटिक है। ये टर्म को लिखना सारे बच्चे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस वर्ड को लिखना, इस वर्ड को लिखना। एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा, इधर बिल्कुल सरसरी निगाह डालेगा, वो निकल जाएगा ये वर्ड को देख करके। तो ये सब मार्क्स फेच करने का, मार्क्स प्राप्त करने का ये सब टेक्निक है बच्चे, याद रखना। और क्या कि एपिग्रामेटिक, एपिग्रामेटिक किसे
कहते हैं सिंपली समझ जाओ, यानी इतनी बातों को इतनी मुख्तसर मतलब कि बहुत कम लाइन में बहुत सारी बातों को कह देना। आप ये देखो, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, पूरी फिलोसॉफी को अगर एक्सप्लेन करना चाहे कोई तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी। ये बड़े बड़े लेखक का बच्चे बड़प्पन और ग्रेटनेस होता है, तो गांधी जी वाज अ वेरी ग्रेट मैन, ठीक है ना बच्चे। तो इसीलिए एपिग्रामेटिक मतलब क्या हुआ, गागर में सागर नहीं समझे, यानी इतनी बातों को इतनी 2 पेज में, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे दो पेज में है, 2 पेज में इतनी बातों को कह दिया है बच्चे। तो ऐसी कैफियत को, ऐसे को कहा जाता है एपिग्रामेटिक, यानी बहुत बातों को कम अल्फाजों में, कम शब्दों में, कम पेज में लिख देना, इसको कहते हैं एपिग्रामेटिक। तो इसीलिए बच्चे ये ऐसे जो है गांधी जी का एपिग्रामेटिक है, ओके ना। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एपिग्रामेटिक ऐसे है रिटन बाय गांधी जी। और थोड़ा सा गांधी जी के बारे में ये जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये जुमला जोड़ दो, लगेगा कि बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है। तो ही इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये मतलब क्या कहते हैं, मकबूल तरीन ढंग से, यानी ज्यादा जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। और ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डियर स्टूडेंट, कोशिश करना इस चीज को लिखने का कि ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे और पॉलिटिशियन राजनेता कम थे। तो इस बात को लिखना बच्चे कि ही वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। उसके बाद कि ही वाज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश। गौर से देखना बच्चे, ही वाज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश, मतलब मुहावरेदार, यानी अंग्रेजी जब लिखता था तो लगता था हाँ कोई बड़े लिटरेटियर लिखा है इस चीज को, मुहावरेदार अंग्रेजी, लच्छेदार अंग्रेजी, गजब की अंग्रेजी लिखते थे गांधी जी। तो इस जुमला को लिखना बच्चे, ही वाज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट एंड इडियोमेटिक इंग्लिश। क्लियर, ये हो गया 3 लाइन में बच्चे गांधी जी का एक इंट्रोडक्शन। क्योंकि इतने बड़े आदमी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को वो लिखा और उन्हीं बंदा को छोड़ दोगे, तुम नजरअंदाज कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं। उसके बारे में 2 लाइन लिख दिए तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं बच्चे पैराग्राफ को चेंज करेंगे। याद रखना बच्चे, जब पैराग्राफ को चेंज करेंगे, जहां से लिखे तो फिर 20 से कर देंगे, या फिर जहां आपका खत्म हुआ उसके नीचे से भी लिख सकते हो, या फिर 20 से नीचे से लाइन को शुरू करेंगे। दे सेकंड पैराग्राफ होगा। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे बच्चे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहा क्या गया है, क्या मैसेज है। तो इस चीज को समझते हैं। देखो बच्चे, थ्रू दिस एसे, यानी इस एसे के जरिए से गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का क्या कि साउंड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव के बारे में बात कर रहा है कि हमारा सभ्यता और हमारा कल्चर जो है वो फाउंडेशन इसका जो है वो इतना तगड़ा है। तो इसका फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा है और इसकी फाउंडेशन की ये खुसूसियत है। क्या खुसूसियत है, एक इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंडियन सिविलाइजेशन का कि दैट एलिवेट्स द मोरल साइट ऑफ ह्यूमैनिटी। याद रखना बच्चे, मोरल साइट यानी इंसानियत के लिए जो मोरल साइट, एक नैतिकता होना चाहिए एक इंसान के अंदर में, जितनी नैतिकता होना चाहिए। तो हमारी सभ्यता जो है इसकी एक फितरत है कि किसी भी इंसान की या पूरी इंसानियत के लिए ये नैतिकता वाली पहलू पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एलिवेट करता है, उठाता है, हमारे अंदर में नैतिकता को बढ़ाता है, नैतिकता को उठाता है, अर्थात हमको नैतिक रूप से मजबूत बनाता है और खड़ा करता है नैतिक रूप से। एलिवेट का मतलब यहां पर यही हुआ बच्चे, ठीक है, एलिवेट्स द मोरल साइड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन ये तो हो गया इंडियन सिविलाइजेशन, यहां पर बच्चा कोमा देना, उसके बाद बट लिखना, बट एज ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन सभ्यता की बात करें, वहां की कल्चर की बात करें, तो हैज द टेंडेंसी, उसके अंदर में ये टेंडेंसी होती है, एक झुकाव होता है क्या, टू रन आफ्टर मटेरियलिटी, कि सिर्फ धन दौलत के पीछे में भागो। ठीक है, हमारा क्या है जी, मोरल साइड को देखता है और उसका क्या है, मटेरियलिटी को देखता है। और कहा उसके बाद गांधी जी क्या किया है इस में कि कंपेयरिंग इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कंपेयर किया है इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को कंपेयर किया। और कंपेयर करके गांधी जी से जो गांधी जी कहते हैं दैट की क्या कहते हैं कि ऑल लॉस्ट दियर, यहां पर देखना बच्चे, यहां से कि ऑल हैव लॉस्ट दियर एग्जिस्टेंस, यानी दुनिया का सारा सभ्यता खत्म हो गया। अल्लामा इकबाल कहा है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। तो ये हमारा सभ्यता की अजमत है कि दुनिया की सभ्यताएं खत्म हो गई, तहजीब और तमद्दुन खत्म हो गया, लेकिन हमारा आज भी जारी और सारी है। तो ये इंडिया की डिग्निटी है, ये इंडियन सिविलाइजेशन की डिग्निटी है, ग्रेटनेस है, ब्यूटी है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का। तो गांधी जी क्या कहा कि ऑल हैव लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस, सब अपना वजूद खत्म कर लिया, बट आवर्स यहां पर देखो बच्चे, यहां पर OURS दिए हैं, आवर्स, यहां पर जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिए हैं, बट आवर्स हैज स्टिल रिमेन्ड।
ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा जो है अभी तक हमारा सभ्यता रिमेन्ड है, जारी है। और इंडियन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पहला सभ्यता है टू टीच द लेसन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यानी नैतिक और आध्यात्मिक पहलू को सिखाने वाला ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी आध्यात्मिकता का पाठ और जाके नैतिकता का पाठ सिखाने वाला ये पहला सभ्यता है। कहां के लिए? तो टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए, दैट इज वाई का मतलब बच्चा इसीलिए, और इसीलिए इट कैन नेवर बी डिफीटेड बाय अदर्स, इसीलिए इस सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई मात नहीं दे सकता, इसको कोई इसको पीछे नहीं हटा सकता है। और आवर सिविलाइजेशन इज रियली अ ग्रेट वन, हमारा सभ्यता फिल हकीकत वाकई में बहुत शानदार और महान सभ्यता है। दैट फॉलोज, जो फॉलो करता है, जो अनुसरण करता है, जो मानती है, जो सभ्यता मानती है इस बात को, किस बात को? कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर की लंबाई हो। और आगे कहता है क्या बच्चे, गौर से देखना, यहां पे गौर से देखो कि आवर, यहां से देखो कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिस्वेडेड अस, हमें रोका किस चीज से? फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, यानी बहुत ज्यादा अय्यासी करना, यानी प्लीज लग्जरीज एंड प्लीजर्स, बहुत ज्यादा मस्तियां करना, अय्यासी करना, अय्यास प्रस्त बन जाना, इन चीजों से हमारे पूर्वजों ने रोका। और इट सेज, और हमारा कल्चर कहता है क्या कहता है कि अ सर्टेन डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर लाइन, दिस लाइन मस्ट बी पुट इन योर आंसर में रहना चाहिए। क्या इट सेज? ये कहता है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, गौर से समझना जी, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कहा कि इंसान को एक सर्टेन लेवल तक आराम जरूरी है, जिस्मानी आराम जरूरी है। फिजिकल हार्मनी का मतलब एंड कंफर्ट मतलब क्या हुआ बच्चे? जिस्मानी आराम चाहिए इंसान को, बिल्कुल चाहिए, एक हद तक चाहिए। ठीक है भाई, 6 घंटा 7 घंटा सोना है तो सोए, लेकिन आप 12 घंटा कोई मतलब कि सोए, रात को 10 बजे सोए और दिन को 12 बजे जगे, तो उस इंसान पर लानत है ना। तो कह रहा है कि हमारा सभ्यता कहता है कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, ये जरूरी है इंसान के लिए, एक लेवल की इतना करना चाहिए, 6 घंटा 7 घंटा। लेकिन क्या कहा? बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन अगर एक लेवल फिक्स है यहां तक कि चलो भाई 7 घंटा या 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर अबव जाते हैं, इससे ज्यादा सो जाते हैं, 10 घंटा 12 घंटा सो जाते हैं, तो क्या कहा गांधी जी, गौर से देखो कि बट अबव अ सर्टेन लेवल, अगर इससे ज्यादा जाते हैं तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, HINDRANC, हिंड्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्प। बच्चे, ये तुम्हारे जान के लिए रहमत या आराम या रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाता है तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। कहावत भी है, जिसे जो सोया वो खोया। तो कहने का गर्ज है कि above a certain level if you want to transgress, that means what? कि you yourself will spoil your career। तो this our civilization has taught us, ये सभ्यता हमारे पूर्वजों ने हमको ये बताया, ये यहाँ का कल्चर है, ये खूबसूरत कल्चर। उसके बाद आगे क्या कहा बच्चे, गौर से देखना कि यहाँ पर देखना कि above a certain level becomes Indian institute of help, यहाँ तक। उसके बाद कहा our civilization also teaches us, हमारा सभ्यता हमें ये भी सिखाता है that, कि ये सिखाता है कि देखो बच्चे, दौलत से खुशी नहीं आती है, ठीक है। खुशी जो है एक मेंटल लेवल है। कुछ लोग तो मतलब क्या कहते हैं, फकीरी में भी अमीरी का मजा मार लेता है, कुछ लोग फकीरी में भी अमीरी का मजा मार लेता है, दौलत वाले देखते रह जाता है, हाय हाय करते रह जाता है। तो हमारा सभ्यता कहता है कि देखो बच्चे, खुशी का लेना देना ये दौलत से नहीं है, ये तुम्हारा मेंटल लेवल है, तुम कितना किसी चीज पर सेटिस्फाइड हो, ठीक है, कितना। अब देखो ना, एक शायर कहा है ना, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए नजर जाके ठहरती है कहाँ। इंसान की फितरत अभी आज मॉडर्न एज में ऐसा बन गया बच्चे, तुमको जितना भी दौलत है और सोचता है और आए और आए और आए और आए, ये नहीं सोचता है कि कल मौत हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल कौन कर लिया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को इंसान भूल गया, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में अनवर, जिस जर्ब से दिल हिल जाता था वो जर्ब लगाना भूल गए। आज ऊपर वाले से कहाँ इंसान लो लगाता है, कोई चीज नहीं लगा रहा है। मतलब ये हुआ कि यू आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, इफ यू फॉलो ईस्टर्न कल्चर तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंक्लिनेशन, तुम्हारा झुकाव मस्ट बी टुवर्ड्स क्रिएटर, मस्ट बी टुवर्ड्स गॉड, तुम्हारा झुकाव क्रिएटर की तरफ, गॉड की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ होना चाहिए। ये हमारा सभ्यता ने हमको सिखाया था। लेकिन तुम क्या पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करके, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके, यू हैव ऑल्सो बिकम वेस्टर्नाइज्ड,
ये क्या है? गांधी जी रहते तो कहते देशवासियों की लानत है तुम पर कि तुमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो कर लिया और कंप्लीटली कर लिया। और कुछ कुछ हद तो ऐसे हो गए हैं बच्चे, कहीं कहीं पर तो अभी जाओगे दिल्ली वगैरह में, कुछ जगह ऐसे जो जितना हाई फाई टाउन है वहां देखोगे नजारे हमारे बच्चों के तो तुम सोचोगे कि शैतान को भी शर्म आएगा। यानी वेस्टर्न कल्चर से भी लगता है कि हम आगे बढ़ गए हैं नेगेटिव वे में। ठीक है बच्चे, साइंस में तो हमने कुछ खास कर नहीं सका और बस दिखावा। अब बच्चे जीन्स फाड़ करके पहन रहे हैं तो सोचता है कि हम अमीर हैं या हम मॉडर्न हैं। बच्चे मॉडर्न कपड़े से नहीं, मॉडर्न सोच से होता है। ये हमारे कल्चर ने सिखाया, हमारे एंसेस्टर ने हमें सिखाया था, लेकिन हमने सबको बर्बाद करके रख दिया। तो देखो बच्चे आगे यहां पे कि ठीक है, तो क्या कहा कि आवर सिविलाइजेशन ऑल्सो टीचेस अस, हमारा सभ्यता हमको यह भी बताता है दैट की, क्या बताता है? गौर से देखना बच्चे, दैट कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है बच्चे, इज अ मेंटल कंडीशन। ये क्या है? एक मेंटल कंडीशन है। ये तुम चाहो तो मतलब पैसा है तुम्हारे पास तो उसमें भी खुश रह सकते हो, नहीं है तो भाई ठीक है, सुभान अल्लाह, उसमें भी खुश है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये है, गांधी जी कहते हैं कि हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन। ये मेंटल, ये दिमागी एक क्या है? कंडीशन है, एक सिचुएशन है तो उसमें भी खुश, नहीं है तो उसमें भी खुश, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर बच्चे, सो जब इतनी बातें हमारा कल्चर सिखाता है तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि सो, इसीलिए कि वी इंडियंस, हम भारतीयों को मस्ट फोकस ओवर द स्पिरिचुअल साइट, यानी आध्यात्मिक साइट में, यानी आध्यात्मिक रूप में हमें मजबूत होना चाहिए, हमें फोकस देना चाहिए, हमें ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। फोकस ओवर द स्पिरिचुअल साइट एंड परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज, और अपना जो हमको ड्यूटी दिया गया है, विद्यार्थी का ड्यूटी है कि पढ़ना, टीचर की ड्यूटी है कायदे से बच्चों को पढ़ाना, हजार मरतबा नहीं समझता है तो उसको समझाना। कहा कि स्पिरिचुअल को हम रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, जो हमारा ड्यूटी है इसका निर्वहन करते हुए, वो भी कैसे? तो विथ फुल ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ हम अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। ठीक है, और जो ड्यूटी दी गई है, और पूरी ईमानदारी के साथ हम स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो इन दो बिंदुओं पर हमें फोकस करनी चाहिए। यही बात कहा है गांधी जी यहां पर। देखो बच्चे कि सो वी इंडियंस मस्ट फोकस करनी चाहिए ओवर द स्पिरिचुअल साइड एंड परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटीज विथ फुल ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ। और उसके बाद बच्चे ये हो गया कि इतना मैसेज था इसमें, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में इतना मैसेज गांधी जी का मोटा मोटी। और उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद फिर पैराग्राफ को चेंज करेंगे। यहां से देखो, यहां पर खत्म हुआ है, यहां पर तो पैराग्राफ को चाहे तुम यहां से नीचे से लिख सकते थे, अगर यहां नहीं तो बिल्कुल यहां नीचे से लिखो। अब देखो बच्चे क्या समझे इससे तुम, क्या असर है, क्या करना चाहिए हमको। तो अब हम कह सकते हैं कि 10 इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, देखो गौर से देखना बच्चे, इट इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग कहते हैं जो तुमको मजबूर कर दे एक विचार को पैदा करने के लिए। थॉट को तुम्हारा प्रोवोक कर देता है, तुम्हारा विचारों को प्रोवोक कर देता है, उत्प्रेरित कर देता है कि हाँ, उससे तुम्हारा नया नया ख्याल पैदा होगा, कोई ऐसा ख्याल, फिर उससे नया नया ख्याल, उसको बोलते हैं थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, तो थॉट प्रोवोकिंग, तो ये 10 वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, प्रोवोकिंग क्या है? आगे देखो यहां पर बच्चे, या ऐसे, ये जो ऐसे कैसा है, ये ऐसे कैसा है बच्चे? थॉट प्रोवोकिंग ऐसे है, और रिटन बाय गांधी जी, जिसके जो गांधी जी लिखे हैं। फिर कहा गांधी जी कह रहे हैं, इफ वी फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, देखो गौर से कि इफ वी फॉलो, अगर हम अनुसरण करते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं, धारण करते हैं, किस चीज को बच्चे? फुटप्रिंट्स कि नक्शे कदम पर चलते हैं या पद चिन्हों को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, किसका? ऑफ आवर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों का। तो इट विल, यानी जितनी बात हमारे पूर्वजों ने हमको कहा कि भाई ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हमको वेस्टर्न कल्चर को मतलब रिजेक्ट करना चाहिए, हमारा कल्चर को इसका प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो कहा है, अगर हम इसको मानते हैं, मान लेते हैं, तो इट विल, इट मतलब यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन विल लास्ट लॉन्ग, ये बहुत दिन तक चलेगा, हजारों वर्ष, आने वाले जो वर्ष होंगे तब तक हमारा सभ्यता दुनिया में छाई हुई रहेगी। विल लास्ट लॉन्ग मतलब हुआ यहां पर, लास्ट मतलब अंत नहीं बच्चा, लास्ट मतलब टिकना। तो इट विल लास्ट लॉन्ग, ये टिकेगा, और जब ये टिकेगा मैदान पर तो विल रिमेन अनचेंज, ये बदलेगा नहीं, और जब बदलेगा नहीं, टिका हुआ रहेगा, तो कहेगा क्या? टू चैलेंज द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा कि यस, इंडियन सिविलाइजेशन कैन नेवर बी बीटेन because it is the first civilization in the world to teach the lesson of humanity, to teach the lesson of morality, to teach the lesson of civilization. That is why
all the persons of the world must follow Indian cultures. If the people of the world are not ready to follow the cultures and civilization of India, so at least Indian must follow Indian culture with full power and full potentiality, with full confidence, because our civilization will challenge to all portion of the world and will teach the lesson of civilization, will teach the way of culture to whole portion of the world. Dear student, इतना तुम लिख देना बच्चे, it will be more than enough. It will be 5-6 बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, ऑटोमेटिकली each and everything will be clear to your brain. बिल्कुल सारा कुछ आ जाएगा. तो बच्चे आज हमने क्या समझा कि हाँ, सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे बड़े तादाद में बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जल्दी बनाइए, बुक पोर्शन वाला जल्दी बनाइए. तो मैं बिल्कुल आज डालूंगा, फिर 2-3 करके मैं डालते रहूंगा. सारा बच्चा जितना जल्दी हो इसको रिवीजन कर लेना. लेकिन सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि भारी तादाद में बच्चे रिक्वेस्ट किए कि बनाइए, और जब मैं बना दिया तो तुम सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है, तुम सारे बच्चों से मेरी आजीजाना रिक्वेस्ट है कि एकदम बिल्कुल वीडियो को शेयर करो, और पूरे इतना शेयर करो कि एक भी बच्चा पूरे बिहार का बाकी नहीं रहे. सारे बच्चे को बहुत सहूलत होगा, ये इतना चीजों को लिख देगा. आप याद रखना कि जो बच्चा इस चीज को लिखेगा उसका कॉपी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा. एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा, दे विल बी हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स. ठीक है ना. तो इसी तरीके से बच्चे, सारे बच्चे एकदम बिल्कुल शेयर करना टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. यानी दिस वीडियो और दिस लेक्चर मस्ट बी रीच टू ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अपियरिंग इन नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ 12th, स्पेशली फॉर इंग्लिश. तो सारे बच्चे को बहुत फायदा होगा. उसके अलावा बच्चे, इन चीज़ों को अगर तुम लिखना चाहो तो इसको लिख लोगे, वरना मैं अपना टेलीग्राम चैनल में मैं बिल्कुल जितना मैं छांट करके बनाया हूं, मात्र 11 पेज है, 11 से 12 पेज है बच्चे, सारे बच्चे मात्र 11 पेज है. यानी 11 दोनों साइड से 11 दूना 22 होगा. तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर चुका हूं, टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर चुका हूं. तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के एक तरफ से सारे बच्चे चाहो तो आप उसको प्रिंट आउट करवा लेना, और लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है. प्रिंट आउट बड़ा अच्छा खूबसूरत ढंग से किया हुआ है. तो मैं टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं सारे बच्चे को. सारे बच्चे ध्यान से सुनना. यहां पर देखो बच्चे, ओरिएंटल क्या लिखा हुआ है, ORIENTAL, ओरिएंटल, और विजन, VISION, विजन. ये मेरा बच्चे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ओरिएंटल विजन. क्या, गौर से सुनो सारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल का नाम है ओरिएंटल विजन. ब्रैकेट में एकेडमी होगा, बस इतना ही डालना, ओरिएंटल विजन. उसमें बिल्कुल सारे जितनी चीजों को मैं समझाऊंगा उसमें मैं अपलोड कर दिया हूं, और ग्रामर सेक्शन को अलग से मैं लिख करके फिर उसमें सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में. और जितनी बात ग्रामर में पढ़ाऊंगा बच्चे, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, रिमूवल टू हो, या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, जिसका इस्तेमाल जो होगा वो सारी चीज, जितना फिर सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जितनी चीज मतलब अभी तक एग्जाम में मतलब पूछे जाने का हाई चांसेस है बच्चे, उतना तुम कर लेना. यू विल गेट मोर देन 90+ मार्क्स. तो डियर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जस्ट कीप इन योर ब्रेन दैट कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल. और अभी जो चल रहा है बच्चे, ये एग्जाम कैप्सूल है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना. एग्जाम कैप्सूल का वीडियो जो ये पहला वीडियो था बच्चे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर हम लोग बात किए. कल हम लोग भारत इज माई होम पर बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, यानी सेकेंड वाला वीडियो में. लेकिन इस बात को कोई बच्चा भूलना नहीं कि ओरिएंटल विजन टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके सारा चीजें लगभग 11 पेज में है, सारे बच्चे प्रिंट आउट करवा लेना. तब तक के लिए बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातों को आप सारे बच्चे समझ गए होंगे. 2-3 बार वीडियो को देखना कि ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फॉर 12th एग्जामिनेशन विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आउट. डियर स्टूडेंट, आई गिव यू गारंटी you will certainly get more than 90+ marks. Dear student, now I would like to just conclude the video of today by citing one शेर कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं. तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश ओनली थ्रू दिस वेरी यूट्यूब चैनल, that is Oxford Union English, run by A.R. Babul. Thank you.